हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन एचआर मैनेजमेंट स्टडी। जहाँ जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूजीसी एनटीए नेट 2020 के पेपर कोड नंबर 55 विच इज़ लेबर लॉ, पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ मैनेजमेंट और पेपर कोड नंबर 1 विच इज़ जनरल पेपर होता है कि सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट 2020 के लिए। और एज़ वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम और 11-12 बिजनेस स्टडीज़ जो पढ़ रहे हैं और जिनके भी एचआर मैनेजमेंट स्टडी का जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्रीवेंस हैंडलिंग का जो टॉपिक चल रहा था ये उसका पार्ट 2 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से देखिए और पूरा वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ग्रीवेंस हैंडलिंग का, वो भी उसे देख लें ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल एक कंसिस्टेंट बना रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बात करते हैं हम ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर की। सो फ्रेंड्स, ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर करने से पहले हमें रिक्विजिट्स ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग भी समझना पड़ेगी या देखना पड़ेगी, क्योंकि जब भी क्योंकि छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती वहाँ पर तो ग्रीवेंस हैंडलिंग का एक कोई प्रोसीजर की नीड नहीं होती, बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर की नीड भी होती है और इसके पहले जो रिक्विजिट्स हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी देखना होती हैं। तो उसको जानने से ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर को हम समझने से पहले बात करते हैं रिक्विजिट्स ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग की। सो फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉज। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल है कि उस कॉज को समझा जाए, सुपरवाइज़र के द्वारा या मैनेजर के द्वारा उस कॉज को समझा जाए जिसके द्वारा कोई अनसेटिस्फेक्शन किसी लेबर में, किसी पर्टिकुलर पर्सन में या फिर पूरे ग्रुप में आया है। सो इट इज़ क्वाइट डेंजरस एंड इफेक्ट्स एडवर्सली टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, बिना किसी भी बेस के अगर हम कोई भी प्रोसीजर को फॉलो करने लगेंगे तो ये डेंजरस हो सकता है और एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पे। इन द एडवांस स्टेज द सिचुएशन में बिकम टू डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। और अगर हम उस कॉज को नहीं समझेंगे, अगर सुपरवाइज़र या मैनेजर जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस ग्रुप से, उस टास्क से या उस पर्सन से रिलेटेड है, अगर वो उस लीडर उस बात को नहीं समझेगा जिससे कि डिससेटिस्फेक्शन है किसी भी लेबर में या किसी पर्सन में या किसी ग्रुप में, अगर एम्प्लॉयज़ में है, तो आगे जो एडवांस जो स्टेजेस होंगी ग्रीवेंस को हैंडल करने की, वो मुश्किल हो जाएंगी, डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। देन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ प्रॉब्लम। अब कॉज तो समझ लिया है कि क्या कॉज है, बट कई बार होता है कि बहुत छोटा सा मतलब वो जो कॉज होता है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन से ही उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, या किसी और तरीके से मतलब कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र लेवल पे भी उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लेवल को समझना भी बहुत ज़रूरी है ना, ताकि उसको समझा जाए और फिर उसके मतलब आगे क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेनी है, इस बात को एक डिसाइड करने के लिए भी उस प्रॉब्लम के लेवल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़। उसके बाद द प्रॉब्लम कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से पर एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। और उसके बाद जब कम्युनिकेशन कर लिया जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, इनोवेटिव वेज निकल के आते हैं कि इस तरह से शायद प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सकता है या उसको कह सकते हैं रिजॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। एंड इसमें फिर क्या होता है कि अपर मैनेजमेंट पे तक भी बात नहीं जाती है, या जाती भी है तो केवल बातचीत के ज़रिए भी
मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। देन developing better feelings in employee. So a leader must find ways to interact with his team by which only better feelings can be created among employee. तो हर लीडर को चाहिए, एक अच्छा लीडर तभी होता है जब वो अपनी टीम के सेटिस्फेक्शन को, नीड्स को और अपनी टीम के साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को और हर पर्सन के क्या मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उन सबको चीज़ों को समझे, उस चीज़ों को जाने, उनके बारे में जाने। और वो कब होता है फ्रेंड्स, जब वो हर टीम मेंबर से अच्छे से इंटरेक्ट करता है, बात करता है, कम्युनिकेट करता है। तभी क्या होता है फ्रेंड्स कि वो उन हर अपने टीम मेंबर को अच्छे से समझ पाता है, जान पाता है कि पर्टिकुलर पर्सन के मन में क्या चल रहा है। कई बार होता है ना कि छोटी छोटी सी बातें भी अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी सबऑर्डिनेट है, वो अपनी छोटी सी बात को या किसी डिससेटिस्फेक्शन को या किसी प्रॉब्लम को अपने सुपरवाइज़र से बात करके या अपने सुपीरियर से बात करके रिजॉल्व कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एम्प्लॉय में कि ये ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी है, और कह सकते हैं प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है, तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है उनके फील को, एम्प्लॉयज़ को इस बारे में ये फील कराने में हेल्प करता है कि वो जो एम्प्लॉय है या हर कोई एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है ना फ्रेंड्स। देन उनको मोटिवेट कर सकता है, और कई बार उनकी जो उस टास्क के बारे में जो फीलिंग है, बैड फीलिंग है, डिससेटिस्फेक्शन है, या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में कोई डिससेटिस्फेक्शन है या उससे कोई प्रॉब्लम है, किसी दूसरे को इस तरह से हो सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम है या डिससेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉयज़ में, तो उनको हटाने में एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा इंटरेक्शन जो होता है बाय द लीडर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इट मे शो एक्सेलेंट रिजल्ट इफ़ कंडक्टेड बाय सम आउटसाइड एजेंसीज। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यही कि बाहर की एजेंसी से तब क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई बाहर की एजेंसी इस तरह का कोई इंटरेक्शन करती है किसी डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय से या उस ग्रुप से या टीम से, तो क्या होता है, वो लोग जो डिससेटिस्फाइड टीम होती है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोई ग्रीवांस है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से या अपने सुपीरियर से, तो वो खुल के अपनी बात सामने रख पाती है बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी की जब सुपीरियर्स क्या कहेंगे या हो सकता है हमें कोई दंड दें, इस तरह की अगर आउटसाइड एजेंसी अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट करती है तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। देन असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स। सो द अबव इंटरेक्शन विल लीड टू असेस ट्रेनिंग नीड्स फॉर द एम्प्लॉय. It will help the leader to take prudent decision in solving the problem and handling the grievance of employee. अगर ऐसा लगता है, बातचीत करने के दौरान ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज़ में ट्रेनिंग की नीड है या एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड अगर किया जा सकता है, तो वो हो सकता है कि एक बड़ी हेल्प करे, एक सही डिसीज़न लेने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, हैंडल करने में, ग्रीवांस को हैंडल करने में एक ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो इस बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है या वो पता चलती है। देन क्रिएटिंग इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जहाँ पर 100% या कह सकते हैं 0% ग्रीवांस हो, है ना। सो इट विल बी जस्ट एंड, तो जहाँ पर मतलब कहीं पे कोई ग्रीवांस अगर है ही नहीं, तो ये तो केवल एक इमेजिनरी सिचुएशन है। बट डेफिनेटली प्रॉपर मेजर्स डिस्कस्ड अबव में हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ ग्रीवेंस। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे या हम बात पहले कर चुके हैं कि अगर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, एक प्रॉपर इंटरेक्शन हो एम्प्लॉयज़ से, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रीवांस को, एम्प्लॉयज़ के में जो ग्रीवांस होती है उसको रिड्यूस करने में या फिर उनको हैंडल इफ़ेक्टिवली
उन ग्रीवांस को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। द लेवल ऑफ ग्रीवांस विल बी डिटरमेंटल इन बिल्डिंग अप एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। और जो शिकायतों का जो लेवल होता है, ग्रीवांस का जो लेवल होता है, वो क्या होता है, वो डिटरमाइन करती है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम अब बात जो करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर। मोस्टली क्वेश्चन इस पार्ट से ही आते हैं, बट हमें पढ़ना सारा कुछ जरूरी है। सो इट गोज अंडर स्टेप्स। अ नंबर ऑफ स्टेप्स वेरी विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी हैंडल्ड इन जस्ट 2 स्टेप्स। तो हम बात कर ही चुके हैं कि इसकी जो आगे की स्टेप्स दी हैं फ्रेंड्स, 5 स्टेप्स हैं। तो ये 5 स्टेप्स बेसिकली लार्ज स्केल की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हीं में यूज़ की जाती है। अगर कोई स्मॉल स्केल की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो तो 1 या 2 स्टेप में वहाँ पे ग्रीवेंस हैंडल हो जाता है या रिड्रेस हो जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वन इज grievance handle step is, in the first step there is a discussion between एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन एंड सुपरवाइज़र। तो सबसे पहले कौन बात करता है, एम्प्लॉय जो डिससेटिस्फाई एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉय है या कोई ग्रुप है या टीम है, उनसे सबसे पहले कौन बात करता है, तो वो बात करते हैं सुपरवाइज़र करते हैं। और वो सुपरवाइज़र ट्रूली ट्राई करते हैं उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की या उस रीज़न को अंडरस्टैंड करने की जिससे कि वो ग्रीवांस वहाँ पर ऑकर हुआ है। So, according to Code of Discipline adopted by the Indian Labour Conference in 1957, the officer must give his answer within 48 hours of the complaint. अगर कोई भी अब टाइम हमें याद रखना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि फर्स्ट स्टेप में जैसे ही कोई ग्रीवांस होती है, कोई कंप्लेंट किसी एम्प्लॉय के द्वारा अपने सुपरवाइज़र को, अपने सुपीरियर को की जाती है, तो उसको ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो उसका आंसर 48 आवर्स में, जैसे ही कंप्लेन की जाए उसके बाद 48 आवर्स में उसको उसका आंसर देना ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ डिसिप्लिन अडॉप्टेड बाय इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1957। कोड ऑफ डिसिप्लिन फ्रेंड्स, हम इससे आगे वाला जो वीडियो होगा उस पर हम कोड ऑफ डिसिप्लिन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो इन द सेकेंड स्टेप ग्रीवांस आर फुली ट्रेस्ड। सेकेंड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स कि पूरी तरह से समझ ली जाती है कि आखिर ये ग्रीवांस है क्यों किसी भी एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन आया है, और उसको फिर पेपर पे लिख भी लिया जाता है ना। और अब क्या होता है, अब जो ये इशू है वो किसके द्वारा उठाया जाता है, पहले तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन अब क्या होता है सेकंड स्टेप में यहाँ पर यूनियंस का भी हस्तक्षेप हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन कौन, फिर जो सेकंड स्टेप में जब उस पर पेपर पे लिखा जाता है तब कौन कौन रहता है, इसमें 3 पार्टीज़ रहती हैं कह सकते हैं हम कि एक तो यूनियन होती है, दूसरा होता है मैनेजर्स और तीसरा सुपरवाइज़र होते हैं। सो फ्रेंड्स इट विल बी नेसेसरी, दिस स्टेप विल बी नेसेसरी इन केस ऑफ यूनियनाइज्ड कंपनी। अगर कंपनी में यूनियंस हैं, अगर कंपनी में रिकग्नाइज यूनियंस है या यूनियन कोई बनी हुई है, तो ये वाली स्टेप करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों, ताकि यूनियन जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी अच्छा लगे, उनके भी ईगो को सेटिस्फाई किया जा सके। सो ये जो पेपर पर लिखना और यूनियन का हस्तक्षेप दोनों ज़रूरी हो जाता है। द डिपार्टमेंटल हेड शुड फर्निश हिज आंसर विद इन 3 days अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ डिसिप्लिन। अब क्या हुआ, जब 48 आवर्स में अगर सुपरवाइज़र या जो भी सुपीरियर है जिससे कंप्लेंट की गई है एम्प्लॉय के द्वारा, और वो उसको 48 आवर्स में सॉल्व नहीं कर पाया, या फिर जो एम्प्लॉय है या जो टीम है वो एग्रीव्ड है, तो क्या होगा, वो उसको आगे ले जाएगा तो इसको प्रॉपर उसको पेपर वर्क उस पर किया जाएगा। और फिर जो ऑफिसर्स हैं जिनको
उस समय जो भी ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ये उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो 3 डेज़ में, विदिन 3 डेज़ में उसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ डिसिप्लिन विच इज़ अडॉप्टेड बाय इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957. देन इन द थर्ड स्टेप द ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, अब क्या हुआ कि सुपरवाइज़र से भी बातचीत करने से भी उसको रिड्रेस नहीं किया जा सका ग्रीवांस को। फिर क्या हुआ कि उससे जो सुपीरियर अथॉरिटी है उसमें यूनियन और मैनेजर्स और सुपरवाइज़र ने मिलके उसको टेकल करने का ट्राई किया, बट वो भी नहीं हो पाया। तो फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड, फिर थर्ड स्टेप में ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर और जो सम मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं और इसके साथ में कौन होते हैं, हायर लेवल यूनियन ऑफिसर होते हैं, वो सब अपना एफर्ट रखते हैं टू टेकल द ग्रीवेंस मोर इफेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, एज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सुपरवाइजर इन कॉम्पिटेंस, तो वो ज़्यादा बेटरली उसको क्या कह सकते हैं, टेकल करने की ट्राई करते हैं, और जितने भी प्रयास सुपरवाइज़र वगैरह ने किए होंगे उससे थोड़ा आगे जाके उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एम्प्लॉय में अप्रोच टू ग्रीवेंस कमिटी विद इन 7 days एंड द अथॉरिटी मस्ट आंसर विद इन 3 days। अगर यहाँ पर भी जो डिससेटिस्फेक्शन है एम्प्लॉय में वो बनी रहती है, तो वो फिर कहाँ पर अप्रोच कर सकता है, यहाँ पर भी उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होती है तो फिर वो अप्रोच करता है ग्रीवांस कमेटी में। कब, अगर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव और हायर लेवल यूनियन ऑफिसर्स के द्वारा भी जब वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो फिर वो 7 दिनों के अंदर ग्रीवांस कमेटी को एड्रेस कर सकता है या उनको अप्रोच कर सकता है, और उस अथॉरिटी को, जो ग्रीवांस हैंडलिंग अथॉरिटी जो होती है, ऑफिसर्स जो होते हैं, उनको 3 दिनों के अंदर उस ग्रीवांस को रिड्रेस करना, हैंडल करना मस्ट हो जाता है, या उस कंप्लेंट का आंसर देना मैंडेटरी हो जाता है। In the fourth step, the top management and the top union leaders sit together to settle grievances, considering companies wide issues. फिर अगर यहाँ पर भी वो ग्रीवेंस जो है वो रिड्रेस नहीं हो पाई, वो सॉल्व नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि फिर उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट और टॉप यूनियन लीडर्स जो होते हैं वे साथ में बैठते हैं, इसको जो भी ग्रीवेंस हो उसको कंपनी का एक वाइड इशू समझकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन द मोस्ट ऑफ केसेस रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस is one till this step when the case is handled by the top terms of their authority and management। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ तक आते आते मोस्टली केसेस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, बट इफ कमिटी फेल्स इन सेटिस्फाइंग द अग्रीव्ड कस्टमर then top management look into and is supposed to communicate its decision within 7 days। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता है कि कमिटी भी जो है वो फेल हो जाती है अग्रीव्ड कस्टमर को, मतलब जो भी अग्रीव्ड एम्प्लॉय है उसको सेटिस्फाई करने में, तो फिर टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, ये जो कमेटी बनी उसके बाद जो ऊपर के टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो फिर उसमें हस्तक्षेप करते हैं और ट्राई करते हैं कि वे 7 दिनों के अंदर इसको डिसीज़न दे पाएँ। और अगर यहाँ तक भी अगर कोई ग्रीवांस हैंडल नहीं हो पाता है, कोई ग्रीवांस सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इन द एक्सट्रीम केसेस वेयर द सॉल्यूशन हैज़ नॉट बीन फाउंड आउट इवन बाय द टॉप पर्सनल, फिर क्या होता है, द केस इज़ हैंडेड ओवर टू एन आउटसाइड आर्बिट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और द केस इज़ टू रेफर्ड टू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन विद इन अ वीक ऑफ
द रिसिप्ट ऑफ मैनेजमेंट्स डिसीजन बाय द एग्रीव्ड एम्प्लॉय। तो मान लीजिए कि यहाँ तक आते आते टॉप मैनेजमेंट ने भी जो भी एग्रीव्ड एम्प्लॉय है, जो भी डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय है या कोई वो टीम है और उससे भी वो केस वो सॉल्व नहीं कर पाया, या जो उसने डिसीजन दिया है वो उस एम्प्लॉय को एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वो अपनी जो कंप्लेन है वो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के पास ले जा सकता है। लेकिन इसका समय उसके पास केवल 7 दिन होता है कि उसको 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर जो भी आर्बिट्रेशन, जो भी वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन है उसके पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द कंप्लीट ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर। और ये एक उसका डायग्राम है कि पहले क्या होती है। तो पहले इनफॉर्मल होती है ग्रीवेंस प्रोसेस, तो अगर सेटिस्फाई हो गया तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। नॉट सेटिस्फाई है तो फिर क्या होता है कि फॉर्मल, फिर वही जो हमने बात की थी कि सेकंड स्टेप में पूरा पेपर वर्क किया जाता है उस ग्रीवेंस पे, किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा और सुपरवाइज़र और मैनेजर्स के द्वारा, स्टीवार्ड्स के द्वारा। अगर सेटिस्फाई हो गया तो रुक जाएगा, नहीं हुआ तो फिर आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर इंटरनल फॉर्मल अपील इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में कमेटी बनाई जाती है, वहाँ पर इंटरनल फॉर्मल अपील की जाती है। वहाँ पर उसका जो ग्रीवेंस है वो सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे जाएगा तो फिर एक्सटर्नल मीडिएशन के पास जाएगा। वहाँ तक ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर लीगल बॉडी, एक्सटर्नल लीगल बॉडीज़ तक अपील की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंप्लीट ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर एंड रिक्विजिट ऑफ ग्रीवेंस हैंडलिंग। और मैंने बहुत ही कंसाइज वे में आपको ईजिली हर एक स्टेप, हर पॉइंट समझाने की ट्राई की है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।